नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरे पाकिस्तान में अब चर्चा है मईशत पर, तो मईशत में बात बजट पर हो रही है। बजट 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 की आवाज़ें हर तरफ से आना शुरू हो गई, क्योंकि बहुत सारे मामलात में आवाम को उलझा के कभी पिंकी में तो कभी किसी चीज़ में तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाई जा रही थी। और बड़ी कामयाबी के साथ ये कैंपेन और स्ट्रेटजी जो थी वो चल रही थी कि आवाम को उनके हकीकी मसाइल से हटा के पिंकी व दीगर इस तरह के मामलात जो हैं उनमें लगा दिया जाए, और ये छोटे छोटे जराइम जो कि रोज़ाना बड़े बड़े शहरों में होते हैं उनका एक तमाशा बनाकर आवाम को मुकम्मल गुमराह करके किसी और तरफ लगा दिया जाए। लेकिन फिर मईशत पर बात आज नहीं तो कल आनी थी। बजट 5 को अनाउंस होना था, लेकिन अब 10 को होगा। और अब ज़ेरे लब बहुत सारी बातें जिनके बारे में गुफ्तगू करनी है। आवाम ने बहुत सारे लॉलीपॉप हासिल कर लिए हैं, उनको बहुत सारी मुख्तलिफ सम्त के अंदर लगा दिया गया है। उनको कहा गया है कि इस बजट के अंदर हर चीज़ वो हो जाएगी जिससे उनको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं होना। अपनी उम्मीदों को ना बढ़ाएं, हुकूमत को मजबूर ना करें। हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं उतना ही डिलीवर कर सकती है। बहुत ज़्यादा ओवर एग्जेजरेट करके रियल एस्टेट को भी पैकेज मिलेगा, सुपर टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा, दुनिया का हर टैक्स ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान टैक्स फ्री हो जाएगा, कोई बोझ नहीं होगा, सबके लिए खुशखबरी, गाड़ी खरीदने वाले के लिए खुशखबरी, गैस खरीदने वाले के लिए खुशखबरी, बिजली का, ये सब बातें अब छोड़ दें प्लीज़। ठीक है, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जो रियलिस्टिक एनालिसिस करते हैं। इनके बहुत सारे तीर निशाने पर लगे हैं। जनाब एहसन मेहनती साहब जो कि इक्तसादी तजियाकार भी हैं और 12 प्रोग्राम में शामिल होते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, ये अंधेरे में तीर चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर इंडस्ट्री का आदमी स्पेकुलेट कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये जो फॉल्स स्पेकुलेशन क्रिएट करेगा उससे शायद हुकूमत मान जाएगी या अवाम मान जाएंगे या कस्टमर मान जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि वी कैन नॉट डिलीवर एज मच एज वी आर क्लेमिंग। इज इट करेक्ट दैट द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एज मच एज वी आर एक्सपेक्टिंग और नॉट? जी देखिए, मोरलेस आपकी बात इसलिए भी सही है कि गवर्नमेंट खुद भी स्टक है। IMF प्रोग्राम के अंदर लेंडर जो है वो एक एक जो पॉसिबल रिबेट या पॉसिबल सब्सिडी या पॉसिबल जो सपोर्ट है उसकी तरफ अगर गवर्नमेंट अगर हेल्प भी करना चाहे अपने वोटर्स को, और तो उसको पे जो है वो उसकी अप्रूवल है IMF के, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ IMF। तो अनफॉर्चुनेटली जो हम देखते हैं कि जी सुपर टैक्स में आगे कुछ मराहतें मिलें और फिर जो है वो ऐसे कैपिटल मार्केट फ्रेंडली बजट हो, और फिर ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सपेक्ट की जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट काफी डिपेंडेंट है, स्पेशली कैपिटल मार्केट से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये लिस्टेड कंपनीज जो कि एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं और जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करती है एक्सपेंशन के लिए। तो दे आर सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर इनकी एक्सपेंशन होती हैं जो कि हर तरीके से गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। और आई थिंक गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसको मैक्सिमम सब्सिडीज मिलें और फिर उसको मैक्सिमम सपोर्ट मिले और उसको हर तरह की हेल्प मिले जो कि उनकी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स वहाँ से लिए जाते हैं जिनको हम हम कहते भी हैं उनको कि एक जगह से टैक्स हम बढ़ा देंगे और दूसरी तरफ से कम कर। नहीं, लेकिन रियलिस्टिकली मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी शॉर्टफॉल है। IMF इतना मासूम सा जी बच्चा है कि हम उसको कहेंगे जी सुपर टैक्स हम हटा रहे हैं, और आई एम नॉट सेइंग दिस कॉन्क्रीट बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस का हमें रेवेन्यू लॉस हो जाए नेक्स्ट ईयर के अंदर कि हम सुपर टैक्स हटा रहे हैं। डू यू थिंक कि IMF बड़ा गा ला मान जाएगा जो हम कह रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली उनको हम कोई राइट अवे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको हम जो है वो किसी तरह से मना लें, बट हम भी जाहिर है वी आर एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल्स उनको रास्ते दिखाते हैं। और आपको पता होगा कि जो IMF की अगर हम बात कर लें तो एक टाइम पर बहुत ज्यादा सैलरी के अंदर डिबेट्स और सब्सिडीज वगैरह जो है वो प्रपोज हो गई थी, और जाहिर है कोई और रास्ते से वो प्रपोज हो गई थी, और फिर उसके बाद IMF क्योंकि हम उस प्रोग्राम के अंदर जा रहे थे तो इवेंचुअली वो फिर रिवर्ट बैक भी हो गई IMF प्रोग्राम के अंदर। तो हम कुछ रास्ते दिखाते हैं।
आगे के एक एरिया है वहाँ पर हम एग्रीकल्चर है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर हम बहुत ज्यादा टैक्स एक्यूमुलेट कर लेंगे और फिर आप सैलरीज में बढ़ाते दे दें, तो फिर IMF भी थोड़ा बहुत बेवकूफ बन सकता है। बट जाहिर है इवेंचुअली हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जब हम टैक्स लेने जाते हैं तो फिर फ्लड हो गए होते हैं, तो वो फिर हमारे टैक्स नहीं, लेकिन आप एक पढ़े लिखे आदमी, एक एकेडमिक होने के नाते, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट में हो और आप टैक्स गुरु हो, तो वुड यू बी एबल टू बैलेंस आउट द बुक्स विदाउट सुपर टैक्स? लेट्स बी रियलिस्टिक। देखिए बात यह है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोफेशनल लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप ऐसा कोई डेटा निकाल के जो है IMF को जस्टिफाई करते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका एक पर्टिकुलर एरिया है वहां से हम निकाल के दे देंगे टैक्स, तो IMF भी थोड़ा सा बन जाता है। तो इस हिसाब से जो है मतलब लोग जो है वो इस तरह से कोई डेटा बना देते हैं और फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हेल्प आउट कर सकते हैं। बट इवेंचुअली IMF ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि पिछले 23 प्रोग्राम तक तो वो समझ ही गए कि जो पॉलिटिकल मैनूवर्स होती हैं वो काफी डिफिकल्ट होती है जस्टिफाई करना, और जिसकी वजह से जो अभी इस वक्त की बात हो रही है कि आगे बहुत सारे ऐसे प्लान किए जा सकते हैं और जिससे हम किसी तरह से सब्स्टिट्यूट कर लें सुपर टैक्स को, या इवेंचुअली कोई दूसरी लाइन ले लें, या टैक्स बेस बढ़ा लें, नंबर ऑफ टैक्स फाइलर बढ़ा लें और सॉर्ट ऑफ, बट टैक्स फाइलर भी आप बढ़ा लेते हैं, बट वो फाइलर भर के भी टैक्स नहीं आपको एक्यूमुलेट करके देते हैं। उसकी भी एक वजह है कि ना यहाँ पे सैलरीज का कोई सिस्टम है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, ना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, ना फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एवेन्यूज है जहाँ पे इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली फाइलर भी हम बढ़ा दें, टैक्स बेस भी बढ़ा दें, बट जाहिर है टैक्स फाइलर तो 30 लाख ही है, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल टैक्स जो सबमिट करा रहे हैं वो तो 30 लाख ही है, चाहे आप फाइलर 70 लाख कर लें या 75 लाख कर लें या फिर 1 करोड़ 70 लाख कर लें। बट इवेंचुअली प्रॉब्लम यही है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है वो इनकम को पूरा सप्रेस कर देती है। अल्टीमेटली आप फाइलर होते हो बट आपका टैक्स बनता नहीं है, क्योंकि आपकी शायद बहुत तरीके से आप उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस निकाल लेते हो या फिर आप फाइलिंग स्टेटस चेंज कर देते हो अपना। तो काफी डिफिकल्ट टाइम्स में हमें मोर और लेस हमें जो बजट जो बनता है वो हमें गिवन ही लेना पड़ता है। IMF एक शैडो बजट आपको देता है और उस शैडो से आप बना के अपना बजट जो है लेके बना देते हो और फिर जाहिर उसी को। लेकिन अभी तो इन्होंने देखें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है, कुछ इन्होंने हाइप क्रिएट की है, कुछ हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर, क्योंकि ताजिर सनतकार बिला वजह इसमें कूद पड़े और बिला वजह पब्लिसिटी उन्होंने करना शुरू कर दी ऐसी चीज़ों की जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से इतना इदारों ने खुशियाँ नहीं मनाई होंगी जितनी हमारे ताजरों ने फ़ोटोएँ भी लगाई और बैनर भी लगाए। अब छोड़ दें हम क्या बात कर रहे हैं, बट आई थिंक बिटवीन द लाइन्स एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। बट बाय रेजिंग सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, डोंट यू थिंक कि हमें बाद में प्रॉब्लम होगी अगर बजट वैसा ना आया जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो चाहे कैपिटल मार्केट हो चाहे इकोनॉमी हो बहुत सफ़र करेगी। देखिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये कि अब जो हम चीज कर सकते हैं वो ये है कि हमारा जो हदफ है 17.2 ट्रिलियन का, इसमें हम कोई टैक्सेशन 15 ट्रिलियन से ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, उसकी यूटिलाइजेशन जो है हम अगर थोड़ी इफेक्टिव कर दें। फॉर एग्जांपल कहीं हम इंटरेस्ट रेट को हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन 11.7% इंडिकेट हो गई है, जहाँ पर काफी डिफिकल्ट होगा डिस्काउंट रेट को 11.5 पे रखना जब इन्फ्लेशन आपकी 11.7 पर चली गई है। तो आई थिंक ये गिवन दिस सिचुएशन हम थोड़ा डिले कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट राइज को, वहां पे हमारी कुछ कॉस्ट बच जाए। एक तो आप बड़े प्यार से बड़ी जरूरी बात करके चले जाते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इस वक्त इंटरेस्ट रेट से बढ़ चुकी है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, राइट? बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ओवरनाइट रेट्स हैं काइबोर वगैरह वो 12.5 की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर है पॉलिसी रेट 11.5% पे, तो 100 बेसिस पॉइंट तक जो है वो की गुंजाइश है कि पॉलिसी रेट के अंदर इजाफा हो जाए। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि ये जो कॉस्ट होती है ये गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा बोरर होता है। तो पॉइंट ये है दोबारा से कि हम ऐसे प्रोसेसेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की कॉस्ट को हम लिमिटेड रखें। लेकिन जाहिर है हमारे पास ऑप्शन ये है कि जो हमारा PSDP की एलोकेशन है जो 1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी फेडरल, और जो गवर्नमेंट लेवल पर आप देखें 4 ट्रिलियन तक जो है अदरवाइज डेवलपमेंट आउटले, तो ये इसकी अगर हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर लें तो इसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है, और फिर जाहिर है इसमें हम बहुत अच्छे तरीकों से जो है ना गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट है 4% एंड अबव का, वो हम अचीव कर सकते हैं अगर हम अपनी शिफ्ट थोड़ी सी बेहतर कर लें कि ये यूटिलाइजेशन इफेक्टिव हो जाए, यानी कि सही पैसे सही जगह पे लग जाएं और हम थोड़े सुधर जाएं।
कोई पॉलिटिकल लेवल पर या फिर कोई करप्शन नहीं हो, तो आई थिंक ये वी कैन गो वेरी वेल विद द गिवन सिचुएशन। देखिए नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स अगर हम लें, आप मुझे बताइएगा, नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स लें, ये तो भी हम फॉल्स नरेटिव तैयार कर रहे हैं ना पूरे मुल्क के अंदर, चाहे पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, हम फॉल्स नरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल सही बात की, सीधी बात की, आप जैसी बातें करने वाले लोग कम हैं पाकिस्तान में, लेकिन लेट्स क्रिएट अ रियलिस्टिक नरेटिव विच इज़ गोइंग टू बी दैट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू हैव अ शॉर्टफॉल। बड़ा होता है छोटा होता है छोड़ दें, लेकिन हमारे टैक्स में शॉर्टफॉल आएगा, उसको कवर करने के लिए टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे या मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। सो दैट इज़ अ रियलिटी। सो व्हाई आर वी प्रिटेंडिंग that the budget will be a relief budget when the budget is going to be a taxed budget, a tax heavy budget? Am I correct? नहीं, वो तो आपको भी पता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो सारे शॉर्टफॉल खत्म कर देती है। एक तो वो बात आ गई। दूसरा ये कि अगर वो भी नहीं करती तो आप जहां पर आप 7.6 ट्रिलियन या फॉर एग्जांपल 8 ट्रिलियन का अगर आप सूद देते हैं, वो 8 ट्रिलियन पे आप टैक्स ले लेते हैं, अभी आप 20 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसको आप नॉर्मल भी कर देते हैं टैक्स, और फिर जाहिर है वो कुछ लोगों से आप उससे 45% टैक्स भी ले लेते हैं। तो कहने का मकसद ये कि वो आप 20 को 25 कर दोगे तो टैक्स कलेक्शन इज नॉट एन इशू, वो तो आप कोई ना कोई रास्ता उसका निकाल नहीं, लेकिन दैट्स अ चीट शीट ना, दैट्स अ शॉर्ट टर्म चीट शीट, लेकिन व्हाट्स गोइंग टू बी द मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान फॉर इट? देखिए, हम कोई क्राइसिस में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स कलेक्शन का कोई क्राइसिस नहीं है। आपको एक पीडीएल का आपको पता है, वो एक एरिया है जहाँ पे आप पीडीएल को बढ़ा देते, 20 रुपया बढ़ा दिया पेट्रोल का प्राइस, 30 रुपया, तो वहां से पैसे आ जाते हैं गवर्नमेंट के लिए। एक तो वो एंगल हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप जो सूद देते हैं उस पर आप 20% टैक्स काट लेते हैं, विद होल्डिंग आप 20 की जगह 30 काट लेंगे, तो वो टैक्स कलेक्शन तो आप आपको हो ही जाएगा किसी तरीके से। तो टैक्स कलेक्शन इज नॉट एन इशू। इशू इस वक्त ये है कि जो कॉमन मैन को ट्रबल आ रहा है कि जो वो हॉस्पिटल में जा रहा है उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट खरीद रहा है उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि उसको इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपने अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, डेवलपमेंट के कमिटमेंट्स है, उसको आपने इफेक्टिव करना है। अगर आपने उसको इफेक्टिव कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने डेवलपमेंट के बजट जो है जो आप 50% यूटिलाइज करते हैं, आप 100% यूटिलाइज कर दें उसको, जो बात कहते हैं वो आप अगर कर लें, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डेवलपमेंट 1.1 ट्रिलियन है और 1.1 ट्रिलियन आप कर भी देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल मुल्क का बेहतर हो जाएगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, तो जाहिर है कॉमन मैन को उससे बेनिफिट तो होगा। इसी तरीके से आपके डेवलपमेंट आउटले 4 ट्रिलियन का आप उसकी यूटिलाइजेशन पूरी कर देना। नहीं, लेकिन ए से पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो जाएं, अगर हम किसी लेवल पे भी सिंसियर हो जाएं, तो आई थिंक जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हमें आ रहे हैं, चीज के टेंशन है, बहुत सारे टेंशन हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, बहुत सारे टेंशन हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, टेंशन बहुत है, हमने छुपाए में, क्या करें, हम मजबूर हैं। वो अगर आप अपने बजट की यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर लें, जो आप कहते हैं वही कर लें अगर आप, तो आई थिंक कि उसमें एवरीवन विल बी हैप्पी। देखिए, पाकिस्तान के चैलेंजेस इस वक्त जो है ना, शायद पूरी पाकिस्तान की अपनी जो मतलब आप समझ लें कि जो एक हमारे नेशन की लाइफ है, उसमें इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स वी आर पासिंग थ्रू। लेकिन हम मजबूर हैं, वी आर गिविंग द इंप्रेशन दैट दीज आर गुड टाइम्स, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑल दैट यू हैव मेंशनड, इवन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, एंड ऑफ कोर्स द कॉमन मैन, लेकिन उसके बावजूद द रियलिस्टिक पिक्चर इज दैट थिंग्स आर नॉट एज रोजी एज दे सीम. Still the stock exchange also somehow is able to sustain, and so many challenges are being met. जैसे आपने कहा कि टैक्स रेवेन्यू को they will do it, but even the stock exchange is not representative of the real economy in my opinion. तो क्या कहेंगे आप about the stock exchange? लेकिन द स्टॉक एक्सचेंज इवेंचुअली आप देखें तो इसकी जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो ऐसा कुछ रेट है कि जाहिर है वो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं लेकर आता, लेकिन उसके बावजूद जो है कंपनीज जो है वो ग्रोथ दे रही हैं। उसकी एक वजह, एक तो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, 12% तक इन्फ्लेशन है, तो जाहिर है वहां पर उन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ जाती है। दूसरी, वो कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज है गुड रिफ्लेक्शन, जहाँ पर ऑयल कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कुछ रिफाइनरीज में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्मगलिंग वगैरह हो रही है, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन के इश्यूज होते हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिवली इट्स अ गुड ग्रोथ लेवल। जो हम देखें, अर्निंग ग्रोथ देखें, डिविडेंड पे आउट का प्रॉब्लम देखें, अगर हम कंपेयर करें मिडिल ईस्ट से, तो वी आर इन मच बेटर सिचुएशन। तो यहाँ पर हमें बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ओवर टैक्सेशन है। अब ओवर टैक्सेशन है, उसमें कॉमन मैन पे जो है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उस पर 60% तक टैक्स लग
जाता है, डिविडेंड पे भी टैक्स है, फॉर एग्जांपल उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स ये सारा है। तो कैपिटल मार्केट तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से तो गवर्नमेंट भी जो है फंडिंग लेती है, चीपर कॉस्ट पे लेती है, तो इवन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर कोई मैसिव टैक्सेशन जो है कुछ एक्सपेक्टेशन इसकी है। बट हम तो ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी ओवर टैक्स है कैपिटल मार्केट, इसके अंदर सुपर टैक्स में कुछ कमी हो, ताकि जो है वो यहाँ पे एक्सपेंशन की कुछ बात हो। एक्सपेंशन होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, और आई थिंक पूरी दुनिया में जो टैक्स रेट्स हैं वो इतने नहीं है, 60% तक नहीं जाते। पाकिस्तान में जो है वो 29% कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये 20% पर आ जाए तो जाहिर है कंपनीज एक्सपेंड कर सकती हैं, $1 बिलियन कंपनीज बन सकती हैं, इवेंचुअली हम जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकते हैं। तो इस वक्त हम नहीं है, हम जाहिर है कि $1 बिलियन कंपनीज हमारे पास है नहीं, और वो हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि जाहिर है ये कंपनी पे ओवर टैक्स है, और फिर जाहिर है ओवर टैक्स कंपनी जो है इतनी अच्छी इनकम नहीं दिखा सकती, इतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं दिखा सकती, और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इतना टैक्स नहीं करता उसको उन कंपनी से जहाँ पर ओवर टैक्स हो रहा हो। तो गोइंग फॉरवर्ड वी आर प्रपोजिंग कि जी सुपर टैक्स कम हो जाए, ताकि कंपनीज जो है एक्सपैंड कर सकें और फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा सकें। नहीं, बट व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग? मैं फिर वही क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बड़ा कॉशियसली बताया। डू यू थिंक दैट दे आर वेरी हाई चांसेस ऑफ दिस बीइंग रियलिस्टिकली रिमूव्ड, द सुपर टैक्स बीइंग फिनिश, जिसे मैं सैलाब टैक्स बोलता हूँ, ये सैलाब टैक्स खत्म हो जाएगा या ये लगा रहेगा? देखिए ये होप्स हैं, मतलब इन्वेस्टर होप कि भाई ये सुपर टैक्स इज अ रॉन्ग टैक्स, होप है, और होप कि भाई IMF जो है विल गिव अ रिलीफ। अब ये होप में हम क्या 50-50 कह सकते? तो पॉइंट ये कि होप्स हैं। ये बड़ी अहम बात आपने कर दी है, बड़ा अहम मौजू है जो हम डिस्कस कर रहे हैं बजट में, और अब मैं उस पर आऊँगा कि डेवलपमेंट बजट जिसका जिक्र बीच में किया एहसन मेहनती साहब ने। एहसन मेहनती साहब, इस पर बहुत सारे शिकन लगा दिए IMF ने कि आपका डेवलपमेंट बजट कितना होना चाहिए। आपने एक चीज़ पहले वाजे कर दी कि जो डेवलपमेंट बजट होता है वो भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यह कि अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा डेवलपमेंट बजट भी कम हो जाएगा। फिर उसकी यूटिलाइजेशन का भी एक अंदाज़ा आपने बता दिया, अगर वो उतना यूटिलाइज भी नहीं होता तो देन अगेन वी विल बी वेयर वी वर बिफोर। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अपने आप को इस तरक्याती बजट से जोड़ती हैं, तो फिर उन पर भी इम्पैक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कल मैं पढ़ रहा था मुख्तलिफ सेक्टर्स का, तो वहाँ तो इम्पैक्ट आया हुआ है, क्या कहते हैं आप? देखिए यू आर राइट कि इसका जो है मल्टी फेसेड इम्पैक्ट है। जाहिर है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इम्पैक्ट करते हैं, अगर आप उसकी यूटिलाइजेशन 50% तक करते हैं जो आप लिखते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, आई थिंक कि वहाँ पे आप उसको यूजुअली इन ऐसी सिचुएशन को सब्सिडीज में भी यूज करते हो, जहाँ पे आप पेट्रोलियम की प्राइसेस जब इंटरनेशनली बढ़ती हैं तो थोड़ा टाइम आप उसको नहीं सप्रेस रखते हो, या वो प्राइसेस आप फॉलो नहीं करते। इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, मिडल ईस्ट टेंशन जो है मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो फ्लेयर अप करता है ऑयल प्राइसेस को, और ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर चली जाती हैं किसी भी वजह से, अनअवेलेबिलिटी की ऑफ जो भी हमारे यूटिलाइजेशन होती है, फूड प्राइसेस अगर बढ़ती हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको सब्सिडाइज करते हो। बेनजीर इनकम प्रोग्राम के अंदर भी यूज हो। जाहिर है हमें जो मुल्क का जो दुनिया भर का हमने की नजरें हैं, हमारे जो पावर्टी लेवल बढ़ रहा है, उसको अगर हमें सपोर्ट करना है तो वहाँ पर हम ये डेवलपमेंट बजट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जस्टिफाइड है। ये IMF के अप्रूवल के बाद हम करते हैं। तो आई थिंक कि जो हमारी जो टारगेट्स होते हैं, टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स जो होते हैं, वो जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि वो इजीली वो हो जाते हैं पूरे, क्योंकि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी यूज करते हैं। हम फॉर एग्जांपल जो हमारी दूसरी बेसिस हैं जहाँ पर हम सूद के पैसे देते हैं, उससे हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं, तो वहां से भी रिकवरी हो जाती है। फिर इन्फोर्समेंट की भी 800 बिलियन एक्सपेक्टेड है कि वो और मिल जाएंगे हमें। इन्फोर्समेंट भी काफी टफ हो जाती है, जो कि FBR का अपना काम है, इन्फोर्समेंट इंश्योर करता है, वो वहां से भी टैक्स कलेक्शन हो जाती है। टैक्स कलेक्शन इज नॉट एन इशू। इशू हमारा ये है कि जो हमारी जो प्रपोज एलोकेशन होती है डेवलपमेंट आउटले की, वो पूरी तरीके से हम उसको यूटिलाइज करें। उससे हमारे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स वगैरह जो है, ये जो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट्स होते हैं, वो हमारे अचीव हो सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे मिडल ईस्ट टेंशंस हैं, और वहाँ पर हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं वो और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो है रिसोर्सेज पाकिस्तान का रुख कर रही हैं
अनएक्सपेक्टेडली चीज हमारे पास ही कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इस वजह से भी बढ़ सकता है कि दुनिया भर से पाकिस्तानी जो है रिटर्न बैक कर रहे हैं। तो दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल कि हमारी जो रियल एस्टेट प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं और हमारे जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जीडीपी है, वो बढ़ेगा कि हमारे लोग वापस आ रहे हैं मुल्क की तरफ। लेकिन जाहिर है ये अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ाएंगे। तो नीड ऑफ द टाइम ये है कि उसकी जो डेवलपमेंट आउटलेज हमारे हैं उसकी हम यूटिलाइजेशन करें अच्छे तरीके से। और हम इस तरह से ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में इस वक्त मौजूद हैं कि अगर उसकी हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वोट्स भी नहीं पड़ेंगे। तो वी शुड मेक श्योर कि हमारे जो चैलेंजेस हैं उसको हम ओवरकम करें हमारी सिंसियरिटी के साथ। नहीं, ये आपने जैसे बोला, लेकिन मेन एम ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। देखें, इस वक्त हम एक्सपेक्टेशन ये लेकर बैठे हुए हैं कि हम CPEC 2 लॉन्च कर देंगे। अगर हमारा डेवलपमेंट बजट नहीं होगा तो आप मुझे सही से ही बताएं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये जो है हो सके। फिर उसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि हम नया मोटरवे बनाएं हैदराबाद टू सक्खर, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जस्ट एक्सप्लेन टू मी with a lower development budget, how will all these things be possible? देखिए, ये तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो अभी इंटरेस्ट शो करते हैं। ये आपके जितने मोटरवेज होते हैं इस पे टॉल्स लगे हुए हैं। अब टॉल्स लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास आपने देखा होगा कि हमने IPOs वगैरह लॉन्च किए कैपिटल मार्केट के अंदर, ये ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, 20-20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो मौजूद है आपके पास, और वो लिक्विडिटी इसलिए मौजूद है कि अगर आप उनको राइट अवे इनकम देते हैं कि आपने पैसा लगाया और 2 दिन के अंदर 10% बढ़ जाएगा, तो जाहिर है वहां पर तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर जो हैं वो ऐसे टॉल्स, मोटरवे के टॉल्स हैं, उनके चक्कर में जो है वो काफी प्राइवेट सेक्टर के जो इंटरेस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये ट्रबल मेरे ख्याल से तो डिस्कस भी नहीं होता है कि जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि मोटरवे कैसे बनाए। दिस इज नॉट एन इशू। तो लोकली बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं और फिर जाहिर है हम चाइना की तरफ से भी देखते हैं कि वहां से भी जो है। एहसन मेहंती साहब, मैं आपके सामने बड़ी डायरेक्ट एक बात रखूंगा। देखिए, अभी तो डेफिनेटली आप माशाल्लाह एक इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, आप चीज़ों को बड़ी ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। लेकिन आई विल बी वेरी रियलिस्टिक विद यू, पॉलिटिकल लगेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सारे एक्शंस, जैसे आप कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं द बोट इज़ नॉट रॉकिंग, लेकिन we all know that the government is becoming extremely unpopular because of these economic steps. It is becoming so unpopular that the leader of the ruling political party has to somehow distance himself from his own economic policy. ये एक बड़ा रियलिस्टिक बात है। अगर आप इस वक्त देखें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानात, उनकी बातें, उनकी तकारीर जो इस वक्त GB के इलेक्शन के जो नदर्न एरियाज के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन। हम एक फिक्टिशियस वर्ल्ड में रह रहे हैं। ऑब्वियसली फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर बजट जो होता है वो साल का फाइनल एग्जाम होता है। इवन फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। जर्नलिस्ट हु हैव नेवर स्पोकन आर स्पीकिंग आउट, लैशिंग आउट। I am saying this because you are seeing this on TV and social media. I don't want you to answer this any political question. But I am telling you that this political luggage is trouble for the government. ये मतलब मैंने आपको बिल्कुल हकीकी पोजीशन बता दी। आपने जैसे बोला कि वो तो एक फैक्चुअल पोजीशन और है कि हम एक नरेटिव ड्रॉ कर रहे हैं, बट द बोट इज रॉकिंग एंड रॉकिंग लाइक एनीथिंग। जी, लेकिन 2 एरियाज हैं जिसके अंदर आप इनको तो हम कह सकते हैं कि सम टाइम दे दे स्पेंड गुड टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो हम ये बात कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देखें, ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ा $60 से फॉर एग्जांपल ये हो गया $100 तक, या $120 तक भी हो गया था ऑयल प्राइस। तो अब इसके अंदर इनका क्या कसूर है जो ये चुप रहे हैं इधर उधर? तो आई थिंक ये तो यू कैन से कि अब ये क्या करें, मतलब दे आर सिंसियर विद द वोटर्स के भाई ये उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। काइंडनेस प्रोग्राम में तो उनका भी नहीं, बस बुरा वक्त आया हुआ था। अब आप खुद ही समझ जाए, कसूर तो उनका भी नहीं था लेकिन बुरा वक्त आया हुआ था। अब यह कि खुदा न खास्ता इनके ऊपर बुरा वक्त कभी ना आए, मैं नहीं ऐसी कभी ख्वाहिश करता। लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक। आपने जैसे अभी बोला कि इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर इन्होंने लगाया एंड देन दे कलेक्टेड, पर उसका पॉलिटिकल फॉल आउट भी तो था ना। अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग क्या बोल रहे हैं वी ऑल नो, और कोई भी उस पॉलिसी के साथ अग्रीमेंट पे नहीं है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। इस वक्त जिन्होंने वो डिसीजन लिया भी है या जिनकी छतर छाया में वो डिसीजन लिया गया, इवन दे वांट टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम दीज पीपल। ये एक रियलिस्टिक रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आज आप बोलें तो वो डिसऑन करेंगे, कहेंगे भाई ये हमारा डायरेक्ट डिसीजन तो नहीं है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है या करंट गवर्नमेंट ने लिया। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग?
जी यू आर राइट, बट द पॉइंट इज कि एज आई सेड टू यू कि ये अब मिड ईस्ट क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है, जिससे इन्फ्लेशन हमने देखा कि इन्होंने 0% भी इन्फ्लेशन दिखाई और उसके बाद अब 11.7% भी इन्फ्लेशन इन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इनको खुद ही बढ़ाने पड़ गए और सारी बिजनेस कम्युनिटी इनके पीछे लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट के आपने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाए, तो इंटरेस्ट रेट इनके बढ़ाने, इनका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, ये तो सप्रेस नहीं कर सकते ना। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसके साथ इन्फ्लेशन आ रही है, तो इन्फ्लेशन आएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो अब अगर इनके पीछे हम लग जाएंगे कि भाई आप इन्फ्लेशन क्यों लेकर आए, तो इनके हाथ में इन्फ्लेशन थी। जब 0% ये लेकर आए थे तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे, और जब इन्फ्लेशन जो है 12% पे चला गया तो जाहिर है कैबॉर 12.5 पे चला गया, और अब कैबॉर 12.5 पे चला गया तो मोस्ट प्रोबब्ली इंटरेस्ट रेट और वक्त के साथ बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि IMF प्रोग्राम में IMF तो दे डोंट अलाउ कि आप रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव करो। तो इस वक्त रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव अगर आप देखें तो आई थिंक ये जो दूसरे तरीके से अगर ये भी देखें कि सिक्योरिटी अनरेस्ट है, जो कि हम देख रहे हैं कि पैरिक रिकोडेक भी लगा हुआ है, उससे बार बार रिव्यू होता है, फिर रिव्यू होता है, या पीपेक के प्रोग्राम से उन पे रिव्यू होता है, फिर रिव्यू होता है, तो वो एक वजह सिक्योरिटी भी तो है, जो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली कि ये सिक्योरिटी मैनेज करें। मुल्क की सिक्योरिटी अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दैट हैव टू मेक श्योर कि सिक्योरिटी अवेलेबल हो। तो अब वो उन पे भी स्ट्रिक्ट तो होंगे जाहिर है रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट दे कांट बी डिस्ट्रिक्ट के ये कोई पिनलाइज कर सके हैं वो सिक्योरिटी लैप्स को। तो आप उस हिसाब से भी देखें कि इनकी अपनी मजबूरियां हैं कि फॉर एग्जांपल दे हैव टू स्टे ऑन द सीट, बट दे हैव टू देखिए, जैसे ये अभी आपने एक पॉइंट रेज कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी का। अब आप मुझे बताएं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, विच इज गोइंग टू बी द नेचुरल आउटकम ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट रेट जब ऊपर चला जाएगा तो अब इससे हर कोई अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश करेगा, पर है तो ये एक रियलिटी। हर कोई बोलेगा नहीं नहीं जी हमारा डिसीजन तो है नहीं, शायद कोई IMF पे रख ले या किसी और चीज़ पे रख ले, बट रियली स्पीकिंग ये तो होगा। एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम भाग नहीं पाएंगे। मैं इस जगह पर भी तो कुछ आप क्या सारे ही करें ना। देखिए जी, टू अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं। अगर ये इन्फ्लेशन के साथ हम फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन ये इंडिया में भी हो गया है, और वहाँ पे हमने देखा कि वो फिर उन्होंने नहीं बढ़ाई, ऑयल प्राइसेस को इतना लोकली नहीं बढ़ाया, और वो 3-4 महीने तक उन्होंने नहीं बढ़ाया, और नहीं बढ़ाया तो जाहिर है फाइनेंशियली उनकी करेंसी वीक हो गई। हाँ। तो अब वो करेंसी उनकी वीक हो गई, वो इस हिसाब से भी हो गई कि 15% इंडियन रुपी गिर गया। अब 5 रुपये जो है आप देखें तो वो इस हिसाब से देखा जाए तो वो उल्टा 1-2% इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि जाहिर हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस भी हमारे बढ़ गए, और हमारी जो रिसोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया में हमने छोड़ी थी, वो हमारी खुद की पॉलिसीज ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो दोबारा पाकिस्तान का रुख कर रही है, तो वो अपने पैसे भी लेकर आ रही हैं, और यहाँ पर रियल स्टेट प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में प्रोजेक्टेड भी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, और यानी कि रुपी भी स्टेबल है। तो हमारी अपनी इकोनॉमिक्स है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम प्रोग्राम में तो हमारे उसके कुछ बेनिफिट्स नहीं है कि राइट अवे हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते हम। लेकिन ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। देखिए, रियल एस्टेट की आपने पिछली दफा भी बात की, बहुत क्या सराही हो रही है। कल मैंने देखा मीडिया भरा हुआ था इस चीज़ से कि विद होल्डिंग टैक्स खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत ही कम हो जाएगा फाइलर के लिए। लेकिन फिर मैंने उसकी कैलकुलेशन की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऑब्वियसली काम तो बड़ा खुशाइंद होगा, लेकिन उन्होंने आखिर में एक जुमला बोल दिया कि अगर IMF इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि IMF ने कह दिया है कि वो इसके खिलाफ है, तो फिर इसका मतलब ये कि फिर वो पास नहीं होगा। Am I right or am I wrong? There are going to be no relief measures if IMF doesn't approve. ऑफ कोर्स जी, ये जो कोई भी ऑप्शन है वो तो IMF ने एक आपका जो पॉलिसी आपका जो स्टेप होता है, यानी कि पॉलिसी रेट का बढ़ना, यानी कि पॉलिसी रेट इवन इफ यू वांट कि पॉलिसी रेट सस्टेन रहे, बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी की काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है कि वो पॉलिसी रेट को सस्टेन करे, और जाहिर है वो 10-10.5 को 11.5 करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन वो आप डिसीजन देखें कि अब इन्फ्लेशन उससे भी ज्यादा, उस रेट से ज्यादा हो गया, तो IMF प्रोग्राम में रहते हुए इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसको उस पर रिएक्ट नहीं करें। वी कैन बी इंडिया फॉर एग्जांपल, यानी नेबरिंग कंट्री जो कि IMF प्रोग्राम में नहीं है, और वो टेम्परेरली सब्सिडाइज कर देता है अपनी पॉपुलेशन को, ऑयल प्राइसेस को। तो अगर वो कर देता है तो देखें उसका इम्पैक्ट क्या उसके ऊपर पड़ा है कि जो मोदी साहब है उनको जाकर जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि इम्पोर्ट नहीं करो, और फॉर एग्जांपल फूड की कंजम्पशन कम करो, और फॉर एग्जांपल गोल्ड नहीं खरीदो, और जाकर जो है वो ऑयल कंजम्पशन कम करो, ऑयल अवेलेबल नहीं है। तो हम एटलीस्ट उस सिचुएशन से IMF
प्रोग्राम में रहते हुए एटलीस्ट हम हेल्पफुली जो है हमने रिएक्ट किया, सब्सिडीज को खत्म किया, ऑयल प्राइसेस पर रिएक्ट किया, पीडीएल को बढ़ा दिया, हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गई, जिससे IMF इज ऑल्सो हैप्पी। इसके लिए हम फिट हैं। फिस्कल मेजर्स में अगर हम देखें तो इतना बेहतर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 4% का, वो अनप्रेसिडेंटेड, वो कभी भी नहीं आया पिछले 40-50 सालों में। तो आई थिंक कि हम इस हिसाब से जो है फिस्कल जो हमारे मेजर्स हैं उसमें हम टोटली फुल मार्क्स ले रहे हैं, और फिर हम IMF को अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन IMF इज नो गारंटर ना। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो तो पॉलिटिकल होती हैं और ये तो वोटों से बनती हैं, और इस वक्त मामलात बहुत बुरे भी नहीं हैं तो बहुत अच्छे भी नहीं हैं, एंड दे ऑल नो इफ़ दे गो इनटू एन इलेक्शन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन अ कपल ऑफ ईयर्स। देखिए बहुत सारे लोगों को आते जाते मैंने देखा है। यकीन करें, जब पहली मर्तबा आपसे प्रोग्राम किया था तब से अब तक मेरे ख्याल 6 से 8 लोग तो बदल चुके हैं इस मुल्क के अंदर। तो मैंने मेरे ख्याल पहली दफ़ा प्रोग्राम आपके साथ किया था शायद 2011 में। जब 2011 में आपके साथ प्रोग्राम किया था तब एक वज़ीर आज़म गया, फिर दूसरा वज़ीर आज़म गया, फिर तीसरा वज़ीर आज़म गया, फिर चौथा वज़ीर आज़म गया, फिर 5वां वज़ीर आज़म ऐसी जगह पे गया कि मुझे उसका नाम भी लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, ना मैं ले सकूँगा, और 6ठा वज़ीर आज़म अभी चल रहा है आपके सामने। इसके अलावा सदूर भी बदलते रहे। मेरे ख्याल से एक आदमी 2 दफ़ा सदर बना और 2 सदर बीच में आके चले भी गए, एक सदर का इंतकाल भी हो गया। तो सर ये चीज़ें जो हैं, और एक और सदर थे उनका मुल्क से बाहर भी इंतकाल हो गया। तो सर ये रियलिटीज़ हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, बट यू नो द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स दे हैव टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस और मेक द बजट्स अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, नॉट द IMF। एंड देन अगेन ये 200 मिलियन 250 मिलियन की पॉपुलेशन होती है, ये उनके पीछे लगी हुई होती है डे एंड नाइट के भाई हमें मराते दो। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर सारे आज भरे हैं और वो सारे कुछ सब्सिडी मांग रहे हैं, टैक्स रिलैक्सेशन मांग रहा है, ओवर टैक्स है, सारे सेक्टर टी देखें आप, जो देखें, एनर्जी देखें, सबकी अपनी अपनी रिक्वेस्ट है। आई थिंक ऐसे स्टेटस पे आप बैठते हुए इतना ज्यादा आपको प्रेशर होता है कि आप कोई स्टेप ऐसे लेते नहीं हो यूजुअली जो कि अगेंस्ट योर वोटर्स हों। बहुत डिफिकल्ट होता है। उसकी वजह ये कि ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, दूसरा ये आपकी सीट के पीछे भी आ जाती है बात सारी। इवन फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे ही विल नेवर टेक अ डिसीजन व्हिच इज एंटी गवर्नमेंट या फॉर एग्जांपल एंटी अगेंस्ट द कंट्री। तो यूजुअली हमने देखा है कि जो इन सीट पर, क्योंकि आप पुरानी बातें कर रहे हैं, तो जितने भी लोग ज्यादातर आए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल पर जो है वो कुछ कंट्री फेवरेबल चीजें ही कर रहे होते हैं, और फिर जाहिर है उसके इवेंचुअल आउटकम कुछ हर एक का भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है अपने अपने एरियाज के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई एग्रीटेरियन प्रेसिडेंट आ गया तो वो एग्रीकल्चर को ज्यादा सपोर्ट कर देता है, कोई मिलिट्री वाला होता है तो वो फॉर एग्जांपल वो इंश्योर कर लेता है कि हमारा डिफेंस स्ट्रांग हो जाए। हर तरीके से हमें हर लेवल पर सपोर्ट मिला है, और इवेंचुअली हमने देखा कि हमारी जो डिफेंस की स्पेंडिंग थी और वो जाहिर है वो सही एरिया में थी, और वक्त से हमें जब हमें नेबरिंग कंट्रीज से थ्रेट आ गई तो हमने उस वॉर को जीत लिया पूरा। तो जाहिर है इसमें हर लेवल पे हम देखें तो हर एक का जो सपोर्ट रहा है वो अच्छा एक हमें मिक्स मिला है। उस IMF प्रोग्राम में रहते हुए हमारी पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि हमें राइट अवे उस पर हम रिएक्ट करते हैं जो इंटरनेशनल टेंशन होते हैं, और फिर उसके इवेंचुअल आउटकम जो हम देख रहे हैं, रुपी स्टेबिलिटी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी रेमिटेंसेज बढ़ गई, करंट अकाउंट सरप्लस मोर लेस अभी भी चल रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड मिक्सचर ऑफ पीपल, और एक अच्छा पॉलिटिकल सेटअप है जिसको हम कहते हैं कि मिक्स गवर्नमेंट है, या जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल गवर्नमेंट है, जो भी है। तो आई थिंक इट्स अ गुड सेटअप एंड दिस इज हेल्पिंग। बट इवेंचुअली हमें जो है वो थोड़ा देखना चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं उसको अगर हमें बढ़ाना है तो बजट स्पेशली जब हम अनाउंस कर रहे हैं और अब आएगा भी, तो उसकी यूटिलाइजेशन एज पर टारगेट्स होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि जो हमारे प्रोजेक्टेड जो नंबर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के वो हम अचीव कर सकें, और फिर इवेंचुअली जो है वो हम एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ा सकें। ये बड़ा अहम नुकता आपने पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि बजट बनाते हुए हमने IMF की अप्रूवल नहीं लेनी। हमारी अप्रूवल रेटिंग जो है या हमारी जो बजट का फोकस है वो होना चाहिए अवाम। ये देखें, अभी आपको ये बातें अजीब लग रही होंगी, यकीन करो 5 साल के बाद आप कह रहे होगे कि ये लड़का ठीक कह रहा था टीवी। अगर आपने अवाम की उमंगों के मुताबिक बजट ना बनाया, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही गलती PTI की गवर्नमेंट करती थी। PTI की गवर्नमेंट को जब भी मैंने समझाया कि आप बजट ठीक करें, अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, वो हमेशा कहते थे नहीं हमारे ऊपर तो
फलाने का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, फलाने का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं होगा। और फिर आपको पता है आज उनका क्या हाल हुआ है। वो एक ऐसी इबरतनाक मिसाल बन गई है पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई बतौर एक सियासी जमात कि वो निशाने इबरत बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो कि सुनते नहीं हैं और आवाम के लिए काम करने के बजाय अपनी मनमानी करते हैं। बात ये नहीं, मैं बिल्कुल कोई नहीं बात करता भाई किसको कितना वोट, क्या मिला क्या नहीं मिला, नॉट माई कंसर्न। मैं कंटिन्यूसली एक बात कहता रहा कि आप इकोनॉमी पे फोकस करो। इवन कि आप पॉपुलर हो रहे हो तब भी आप इकोनॉमी पे फोकस करो। इवन कि आप मशहूर हो रहे हो, आप लोगों में मकबूल हो रहे हो, लोग आपके लिए तालियां बजा रही है, दुनिया में आपकी वाह वाह हो रही, आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस करो, अपनी आवाम पे फोकस करो। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, यकीन करो, मेरी बात लिख लो। मैं नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म किसी के पास नहीं, मैंने इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलते और बहुत सारे लोगों को गैर अहम होते हुए देखा है। और मैंने हमेशा यही बात की है कि आपने जो भी एग्रीमेंट करनी है आवाम के साथ करो, जो भी मामलात करने हैं आवाम के साथ करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द रियलिस्टिक मेजर। अगर लोग आपके लिए वाकई में सिंसियर होंगे आपकी हुकूमत नहीं जाएगी। मैं आपको सच ये बात बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना ये फला, नो, गलत कहते हैं लोग। इस मुल्क में फैसले आज भी आवाम करती है और कल भी आवाम करती है और आगे भी करेगी। आवाम की तादाद कहीं ज़्यादा है। दे आर, पीपल आर द डिसीजन मेकर्स। If they are really sincere towards a cause, they will never let go. It's actually a half-cooked cause. जब आप इकोनॉमी को इतना अच्छा कर दोगे, यकीन करो, जब लोगों को चॉइस मिली कि मुशर्रफ या जमहूरियत, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुशर्रफ को चूज़ किया। बहुत सारे लोगों ने बोला यार मुशर्रफ के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई, बहुत हालात बेहतर हुए, जो कि एक रियलिटी, उसने बहुत सारी जॉब्स प्रोड्यूस की, उसने इकोनॉमी को बहुत बेहतर किया। पीपल गॉट confused कि whether they should go for democracy or they should stick to मुशर्रफ era policies, क्योंकि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आज तक पाकिस्तान ने नहीं देखी थी जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों ने मुशर्रफ के दौर में देखी। मुल्क को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है, दिस इज ऑल फ्रॉम द मुशर्रफ एरा। ये सब देखे ना, ये क्यों हुआ? द रीजन वॉज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने की। अब वो अच्छा था बुरा था, लेट इट बी। मैंने सिर्फ आपके लिए सामने एक कॉज रखा, फिर उसके बाद सक्सेसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, तो सब चीज़ें आपके सामने। और फिर पॉलिटिशियंस कहाँ खड़े हुए? बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था पॉपुलर यस, बट आर द पीपल रेडी? नो। तो हमारे वक्त कम है, ख्वाहिश तो बहुत सारी है, ख्वाहिशात तो ये भी है कि बजट के मुतालिक और मजीद भी बात हो, लेकिन वक्त महदूद होता है। इस वजह से आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन द इकोनॉमी। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।